यही जानना चाह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई साहब का जो स्टेटमेंट है वो एन कुछ घंटे पहले आया है, जबकि सेंटकॉम की ब्रीफिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो आप इस पैगाम को किस तरह से देखते हैं? ईरान ने यकीनन अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सदर ट्रंप ने किया था। आपको याद होगा कि जब हमारे आर्मी चीफ ईरान में ही थे तो उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि अमेरिका भी अपना ब्लॉकेड हटा लेगा। लेकिन सदर ट्रंप ने अपनी बात को या अपना हाथ ऊपर रखते हुए कहा कि ये तो डील के बाद ही उठेगा। तो उसके बाद से मैंने देखा है कि ईरान ने अब अपने मौक़िफ़ में सख्ती लाता जा रहा है ईरान। बल्कि उसने तो ये अब कह दिया है कि अब मैं पूरी जो पीस सेटलमेंट की बात नहीं हो रही, अब तो सिर्फ जंग बंद करने की बात हो रही है, और वो भी सीक्वेंशियल है। यानी पहले दोनों ब्लॉकेट्स हटाए जाएं, हॉर्मुज़ का भी और जो बहरे अरब में जो अमेरिका ने लगाया हुआ है वो भी, और जी। उसके बाद वो न्यूक्लियर पे बात करेंगे। गोया न्यूक्लियर वाला भी मौजू अब मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल दिया गया है। अब ये नहीं पता कि ईरान जो है वो अपनी ओमान में जो पोजीशन उन्होंने बनाई थी उस तक भी है या उससे भी पीछे चला गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो अनरेवल हो गया है, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की उस फैसले से हुआ जब उन्होंने कहा कि हम नहीं हटाएंगे ब्लॉकेट, भले ईरान ने हुर्मुज़ खोल भी दिए तो भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब दोनों तरह पोजीशन सख्त होती जा रही हैं, और वो खतरा जिसका आपने अभी इब्तदाइये में इशारा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जंग छिड़ जाए। वैसे तो मैं इसके जंग के दोबारा छिड़ने के आसार इतने नहीं देख रहा, लेकिन अगर पोजीशन हार्डन होती जाए तो फिर दोनों फरीक जो हैं वो उस जंग के मोमेंटम के हॉस्टेज हो जाते हैं, और उनको फिर वही करना पड़ता है जो उनके ख्याल में उस वक्त दूसरे फरीक के लिए नुकसानदेह हो। तो चुनाचे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों फरीक अब दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फुल पीस सेटलमेंट चाहते हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं और अपनी शराइत पर चाहते हैं, और ईरान के लिए ये तीनों शराइत जो हैं अब मंजूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि तनाव बढ़ गया है और फासला दोनों के मौक़िफ़ में बहुत बढ़ गया है। तो सब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका फंस गया है या ईरान फंस गया है? और ईरान जो कि पहले मरहले में वाज़े अपनी बर्तरी रखता है, क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से अमेरिका की शराइत तस्लीम कर लेगा, या प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेगा, जो कि वो समझते हैं कि वो शिकस्त खुर्दा नहीं है? और अमेरिका के लिए क्या मसाइल हैं कि बार बार उनका कहना कि आप एतराफ़ कर लें कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, ये क्या शो करता है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से? देखिए, एक घुमंड है, एक गुरूर है सुपर पावर होने का, कि इनके ऊपर तो पिछले 40 साल से हमने सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं। ये कौन है ऐसे जो हमें खड़े होकर हमसे बराबरी की सतह पर बैठ के नेगोशिएट करना चाहते हैं, हम इनको जेर करेंगे। तो एक उनके अंदर एक घुमंड है। आपने पूछा कि कौन फंसा है, मैं समझता हूं दोनों फंसे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुसूसन मुश्किल है। कांग्रेस की परमिशन नहीं है। आपने अभी पीट हेगसेथ जो उनके वजीर दिफा हैं या वजीर वार हैं, जंग हैं, उनकी आपने देखा कि कितनी खिंचाई कर रहे थे जो कांग्रेसमैन थे वहां पे हियरिंग के दौरान। तो उधर भी मेरे ख्याल में उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है। कांग्रेस भी उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, अमेरिका के अवाम भी ऑन बोर्ड नहीं है, उनकी मकबूलियत भी गिर रही है। लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जंग तो हमारी जंग ही नहीं है, इसराइल की जंग थी। तो मुझे लगता है कि उनके पास भी बहुत स्पेस नहीं है। फिर उन्होंने चीन जाना है, वो भी अगर ये जंग का ओवरहैंग रहेगा तो उनके लिए चीन के साथ जो एजेंडा है वो सारा बदल जाएगा। मिड टर्म इलेक्शंस की तो बात अक्सर होती रही है। तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका भी काफी हद तक फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ ईरान भी है, क्योंकि ईरान का भी काफी नुकसान हो चुका है। और अभी जब उनके कोई तेल बरदार जहाज नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उनकी जो वसाइल हैं वो भी, उसमें भी बड़ी शिद्दत से कमी आती जा रही है। तो उनके पास भी कोई ऐसा वो नहीं है कि जी वो कहें कि हम बहुत अब तगड़े हो गए हैं और हम इस जंग को मजीद झेलेंगे या करेंगे। तो दोनों तरफ फंसे हुए हैं मेरे ख्याल में। लेकिन ईरान का थोड़ा एज है जी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सरवाइव करना है। अमेरिका ने तो शिकस्त देनी है ना इनको, जबकि ईरान ने सिर्फ सरवाइव करना है। तो सरवाइव वो 40 दिन में कर गए, शायद आगे भी कर जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए शायद ऑप्शंस महदूद होती जा रही हैं, ईरान के लिए ऑप्शंस हैं लेकिन वो भी मतलब एक लिहाज से महदूद हो रही है, और पूरी दुनिया के लिए बड़े सख्त मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि जो इक्तिसादी दबाव बढ़ता जा रहा है वो अमेरिका पे भी असरअंदाज होगा, ईरान पे भी होगा और हम सब पे भी होगा जो बाहर इसके फरीक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन चौधरी साहब कल जो 90 मिनट की गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की, आपको लगता है कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा आप यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करें, और उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि उन्होंने कहा होगा कि आप इस जंग को ख़त्म करें। दूसरी जानिब उन्होंने कहा सालसी की पेशकश भी उन्होंने की थी, जो कि उन्होंने कहा कि मुस्तरद की है या उससे इनकार किया है। तो क्या आप समझते हैं कि रशिया की बाकायदा एंट्री इस मामले, इस मसले, इस तनाज़े के बाद हो गई है, ख़ास करके अब्बास अरागची साहब के रूस के दौरे के बाद? जी बिल्कुल, रूस की हमदर्दियां तो शुरू से ही ईरान के साथ थी, चीन की भी हमदर्दियां ईरान के साथ थी, और अब वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका उनकी बात नहीं मानता, ना जंग रोकता है बल्कि जंग शुरू कर देता है, और इनकी सालसी की भी ऑफर जो है वो नहीं मानता है, तो फिर एक लिहाज से इखलाकी यानी लिहाज से इनके ऊपर से दबाव अब कोई नहीं रहेगा कि हम ईरान की मदद ना करें। वो अब करना चाहेंगे, मजीद खुलकर करना चाहेंगे, और उससे जंग के फैलने का भी खतरा जो है वो पैदा हो सकता है। तो मेरा ख्याल में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर एक किस्म का दबाव बढ़ा दिया है कि वो अब कोई ना कोई फैसला करें और इस जंग को रोकें। हालांकि कई बार ये भी मैंने सुना है कि वो ये भी सोचते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैं एक यानी आई जस्ट डिक्लेयर विक्ट्री, एक अपनी फतह का ऐलान करूं और निकल जाऊं, लेकिन वो खुद ही अपना रास्ता खुद ही मसदूद कर देते हैं। खुसूसन सबसे बड़ा जो उन्होंने मौका जो खो दिया था, वो जब अपना बस खुद खोल दी थी ईरान ने, अब तो वो ईरान उनको भी कह रहा है, बाकियों को भी कह रहा है कि जनाब आप आए, मिसाल के तौर पर ओमान के साथ भी मिलकर आगे चलना चाहता है। मुझे लगता है कि ईरान अब इस प्लेइंग फॉर टाइम वो वक्त लेना चाहता है। उसका ख्याल है अमेरिका, उसकी अपनी असेसमेंट ये है कि अमेरिका के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, हम थोड़ी बमबारी और बर्दाश्त कर लेंगे। हमने बहुत सारे जो उन्होंने जो जासूस थे इसराइल के दूसरे तीसरे, उनको उन्होंने यानी ठिकाने लगा दिया हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन जो है ना उस पर डट गए। और जो सब वो सालसी ज़ाहिर पाकिस्तान करवा रहा था, उसका क्या मुस्तकबिल है? क्या ये समझा जाए कि अब ये पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान और अमेरिका दोनों बात नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी आप फ़ोन कॉल उठाएं और हमसे बात कर लें, और इसी तरह से ओमान को, रीजनल पावर्स को इंगेज करने का क्या मकसद हो सकता है ईरान का? पाकिस्तान के क्या इम्कानात हैं? मैं आपको बताया था शायद कि ईरान जो है वो अब सिर्फ जंगबंदी चाह रहा है सीक्वेंशली। पहले पानियों का मसला हल करें, उसके बाद न्यूक्लियर, और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बगैर अमेरिका की। और भी आपने मुश्तबा खान मनाई साहब की भी जो सुनाई रहबर की स्टेटमेंट, उससे भी यही इशारा मिल रहा है। वो अब ये चाहते हैं कि इसमें इलाके में जो नया आर्किटेक्चर बनेगा उसके बारे में उन्होंने सोच विचार शुरू कर दी है, मशवरे करने शुरू कर दिए हैं। बाकी सारे मुल्कों से भी वो बातचीत कर रहे हैं कि जो नया आर्किटेक्चर बनेगा उसमें हम अगर आपस में एक दूसरे को नॉन एग्रेशन पैक्ट करें, अदम जहरीत का पैक्ट करें, ना आप हमारे खिलाफ करें ना मैं आपके खिलाफ करूं, और अमेरिका को आप यहां से निकाल दें क्योंकि उसका आपको फायदा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में ईरान जो है इस प्लेइंग फॉर टाइम नाउ, और वो तकरीबन उस तरफ जा रहा है। अब पाकिस्तान की जो सालसी है वो तो अपनी जगह मौजूद है ना जी। अगर ये दोनों मुल्क जब भी कभी सालसी के लिए आना चाहें तो पाकिस्तान के गुड ऑफिस मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तो ये ऑफर की हुई है, पाकिस्तान ने साबित भी कर दिया को बिल्कुल जिसे कहते हैं किसी जानबदारी, गैर जानबदारी से मुकम्मल तौर पर वो कर रहे हैं इसको। तो पाकिस्तान की ऑफर है मौजूद, और पाकिस्तान इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता कि दोनों को मजबूर करे कि जनाब आप इस सौदे पर दस्तखत करें। वो तो नहीं होगा नेचुरली। पाकिस्तान के गुड ऑफिस हैं, जब वो मदद चाहें पाकिस्तान मौजूद होगा, और ये मेरे ख्याल में उनको रीट्रेट पाकिस्तानी क़यादत यकीनन कर रही होगी दोनों साइड्स को। तो आपको लगता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर, जाहिर है कि अब एक ईरान तो टाइम चाहता है, वो शायद लंबा सर्वाइव भी, गालिबाफ साहब का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जी आप कहते हैं कि 3 दिन, हम 30 दिन भी जो है इसी तरह से कुएं हमारे चलते रहेंगे और काम चलता रहेगा उनका। उनकी तैयारी भी मौजूद है, उनको फिर जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने देखे, उन्होंने कहा जी हम इससे और ख़तरनाक हथियार लेके आएंगे।
तो क्या लगता है आपको, और फिर यूरेनियम के ऊपर अब वो दोबारा से ऐसे लगता है कि जो तय हुआ था ओमान में या यहाँ पे इस्लामाबाद में शायद वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, उससे भी ईरान अब पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है? ये दोनों बातें दुरुस्त हैं जी। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर अमेरिका ने पेंटागन में हार्डलाइनर्स के जेर असर ये जंग शुरू की दोबारा, तो मुझे लगता है कि उनके जो अपने बहरी जहाज वहां पे खड़े हैं वो भी खतरे की जद में आ जाएंगे, ईरान के निशाने पे आ जाएंगे। खलीजी रियासतें खुसूसन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त होगा, और उनके लिए वो वहां पे जो अभी तक तो वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस तरह हमले नहीं किए, सिवाय ये कि एयरपोर्ट पे या कहीं एक दो जगहों पे किए, बाकी उन्होंने नहीं किए, वो भी सारे शुरू हो जाएंगे तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसराइल का भी जो है वो अभी तक तो सांस ले रहा है, क्योंकि उस पर भी बड़े अटैक्स हुए थे, वो भी उसके निशाने में आ जाएगा। इसराइल तो सिर्फ ये चाहता था ना कि अमेरिका इसकी जंग लड़ता रहे, वो खुद जंग ना उस तरीके से लड़े, लेकिन अब लगता है कि इसराइल जो है वो भी सोच में पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए जंग शुरू करना ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा, बल्कि खुद अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। और मुझे लगता है कि ईरान इतना मुझे यानी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उसके अंदर, इतना पूरे एतमाद नजर आ रहा है ईरान कि शायद वो वाकई ये सलाहियत रखता है कि जवाब तुर्की ब तुर्की जवाब दे सके, जो यकीनन बहुत खतरनाक होगा। पहले ही सारे तेल के जो जहाज वहां पे खड़े हैं, अगर उनके ऊपर बमबारी शुरू हो गई तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया के लिए कितनी बड़ी तबाही आने वाली है, और इसके लिए तो तैयारी भी नहीं है। मुझे तो आज भी पाकिस्तान में हम उसी तरीके से तकरीबन जिंदगी कर रहे हैं, और हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये बाद में कितना खतरनाक वो माहौल बन सकता है हमारे लिए। दूसरा नुकता भी आपने सही कहा कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बिल्कुल ईरान मेरे ख्याल में अब ये ज्यादा अपना हक जो है वो रखना चाहता है कि जनाब हमने एनपीटी शामिल हुए थे, एनपीटी में हमें यह हक मिला था कि हम सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए एनरिचमेंट कर लें, चाहे वो थोड़ी है 3.67 है, लेकिन हम जरूर करेंगे। ठीक। और इसराइल को आप बीच में क्यों शामिल नहीं कर रहे? आफ्टर ऑल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है कि पूरा मशरक़ वुस्ता जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन बनेगा, तो इसराइल को क्यों? वो तो एनपीटी में भी शामिल नहीं है। मेरे ख्याल में ये बुनियादी नुकात है जब ईरान अब उठाना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बहुत बड़ी गलती की जब अब नाए हुर्मुज़ खुला था, तो उस वक्त इनको ये डील कर लेनी चाहिए थी, खुसूसन जब दोनों साइड्स कह रहे थे कि हम बहुत करीब थे। ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी गलती की गई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं एजाज चौधरी साहब की, और उनका ये कहना है कि हालात एक मरतबा फिर वहीं पे आ गए जहाँ से ये बात शुरू हुई थी। कौन पीछे हटेगा? इस वक्त ईरान तो पीछे हटने के मूड में नहीं है, अमेरिका हटेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तियार वली खान साहब और उमैर नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इख्तियार वली खान साहब मुशीर वज़ीर आज़म के। उनसे हम बात करेंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नए केसेस पुराने ही हैं, मगर अब उनकी समाअत का आगाज़ हुआ है, नई मुश्किलात हो सकती हैं। ब्रेक के बाद इससे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।